नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। अपने यूपी पीसीएस प्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लगाएंगे टेस्ट संख्या 11 को। ये श्रृंखला हमारी पॉलिटी की चल रही है। इन टेस्ट को अगर आपने 1 से 2 बार भी लगा लिया ना, आपका पूरा संविधान आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। संविधान के भाग दिए हैं और उपबंध। भाग 11 यह है विधायी से संबंध, सही बिल्कुल। भाग 12 दिया है ये प्रशासनिक संबंध, नहीं ये भाग 12 में नहीं, ये भी 11 में ही है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है भाग 13, तो ये 13 में नहीं है, ये है भाग 12 में, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसे ध्यान से देखिए, भाग 11 में है हमारे आर्टिकल 245 से 263 तक, ठीक है। और इसमें भी हमारे विधायी शक्तियां हैं 245 से 255 और प्रशासनिक है हमारी 256 से 263 तक। ओके, विधायी हमारा हो गया भाग 12 में। और ये हमारे कौन से आर्टिकल तक है? ये है इसके जस्ट बाद आर्टिकल 264 से 300 ए। 300 है, पता होगा आपको, संपत्ति वाला, संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ पर कर दिया गया है, एक विधायी अधिकार हो गया है हमारा संपत्ति का। ओके, अब विधायी संबंधों में हमारे कौन कौन से आते हैं, मतलब भाग 12 में ये आते हैं हमारी संघ सूची, राज्य सूची और एक क्या है हमारी समवर्ती सूची। ओके, इनमें कितने कितने विषय आप कमेंट में बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में विधायी संबंधों के पहलू। पहला दिया है केंद्रीय और राज्य विधान की क्षेत्रीय सीमाएं, बिल्कुल सही। विधायी विषयों का वितरण, ये भी सही है। राज्य क्षेत्र में संसदीय कानून, ये भी बिल्कुल बात सही है। राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण होता है भाई, तो इसमें हो जाएंगे हमारे चारों सही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, भारत में केंद्रीय एवं राज्य विधायिका के संदर्भ में कथन बताने हैं। राज्य क्षेत्रातीत कानून पारित करने की शक्ति रखने वाली एकमात्र संस्था संसद है। हाँ भाई, सर्वोपरि है संसद। संसद को भारत के संपूर्ण क्षेत्र और उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और ये आती है हमारी आर्टिकल 246 के तहत। ओके, तो इसमें होंगे हमारे दोनों करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, अभिकथन और कारण बताने हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों का वितरण दो सूचियों में है, नहीं ये है हमारा 3 सूचियों में, तो पहला गलत हो जाएगा। संघ सूची के संदर्भ में संसद को विशेष प्राधिकार है, ये बात सही है। और कौन कौन सी हमारी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों है। इनमें कौन कौन से विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं हमारे? 98 वर्तमान में। राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? 59। और समवर्ती में कितने विषय हैं वर्तमान में हमारे? 52। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून पारित कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बना सकती है, ये भी बात सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी दोनों करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, कथन एक, कुछ प्रावधानों के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य विधायिका के कार्यों पर नियंत्रण या प्रभाव रखती है, ये भी बात सही है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति किसी राज्य से अपने विचार के लिए धन विधेयक को अलग रखने के लिए कह सकता है, क्योंकि भाई जब वित्तीय आपातकाल हो गया, एक तरीके से सेंट्रल के हाथ में चली गई ना पावर, जब आपातकाल ही घोषित हो गया, तो अगर वे धन विधेयक पारित करना होगा, कुछ भी विचार करना होगा, तो राष्ट्रपति उस विषय को अलग रख सकता है अपने लिए। तो इसमें दोनों करेक्ट होंगे, यानी कि ए और दो दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। 7 में दिया है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कथन बताने हैं। अनुच्छेद 245 और 55 तक केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध से संबंधित है, नहीं ये हमने ऊपर पढ़ा था भी विधायी। ओके, प्रशासनिक संबंध हमारा किस किस से कौन कौन सी उसमें है आर्टिकल में? ये है हमारा 256 से 263 तक, और ये दोनों है हमारे कौन से उसमें? भाग 11 में। 11 मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, तो पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा दिया है, संघ की कार्यपालिका राज्य के भीतर रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में राज्य को निर्देश दे सकती है, क्योंकि भाई संघ सूची का विषय एक तरीके से रेल, तो दूसरा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 8 में दिया है, पहला कथन यह संसद को भारत की सीमाओं से परे भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, बिल्कुल सही।
अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियों को प्रादेशिक विस्तार को परिभाषित करता है। अभी आपको ऊपर बताया ना 245 से 255 तक विधायी शक्तियां और 256 से 263 तक है हमारी प्रशासनिक जितनी भी संबंध है हमारे, और ये किस में है, भाग 11 में, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों सही हो गए। भारतीय संविधान के अनुसार विधान की अवशिष्ट शक्तियां मतलब जो ना संघ के उसमें आए ना राज्य के उसमें आए ना संवर्ती के, तीनों में से किसके में आए, तीनों से अलग जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, संसद के पास। राज्य विधानमंडल के पास तो नहीं होगी भाई। जैसे कि भाई हमको कर लगाना है किसी नई चीज पर, तो उसके लिए तो संसद ही डिसाइड करेगा ना, तो इसका होगा ओनली 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है निम्नलिखित में से केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देशित कर सकती है, मतलब केंद्र राज्य को बताएगी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सैन्य महत्व की समझी जाने वाली संचार प्रणाली को निर्माण और रखरखाव, बिल्कुल सही। विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशिष्ट पहलों का निर्माण और कार्यान्वयन, ये भी सही है। भाषीय अल्पसंख्यक समूह के छात्रों को उनकी घरेलू भाषा में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान, ये भी बात सही है, यानी कि तीनों करेक्ट हो जाएंगे इसमें। 11 में दिया है भारत अपनी संघीय राजनीति संरचना के बावजूद एक एकीकृत न्यायपालिका को अपनाता है, बिल्कुल सही। भारत की एकीकृत न्यायपालिका केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका सर्वोपरि है जो हमारी कार्यपालिका से अलग रहती है। ओके, न्यायपालिका, तो इसमें होंगी दोनों सही। 12 में दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 293, इसका मतलब भाग 12 का विषय है, यानी कि वित्तीय संबंध। सबसे पहले क्वेश्चन में आया था ना, तीसरा पॉइंट था ये, भाग 12 वित्तीय संबंध और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 के अनुसार कानून के प्राधिकार के बिना कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा, तो भाई ये है हमारा आर्टिकल 265। ओके, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, यानी कि ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं। समवर्ती सूची की वस्तुएं राज्य और संघ दोनों द्वारा कराधान के अधीन है, बिल्कुल सही, दोनों बना सकती हैं उसमें अपने अपने कानून। कर लगाने की अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित है, ये भी सही है। हमने ऊपर बताया ना अवशिष्ट शक्ति वाला, समवर्ती सूची और राज्य सूची और संघ सूची ये किसके अंडर आते हैं, हमारे विधायी संबंधों के। ओके, कौन से भाग में, भाग 11। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 245 से 263 तक। ओके, इसमें भी 245 से 255 तक विधायी और 255 से 263 तक प्रशासनिक। ओके, यानी कि दोनों सही। प्रश्न संख्या 14 में दिया है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 268 के तहत संघ द्वारा लगाए गए कुछ शुल्क को राज्य सरकारें एकत्र करती हैं और उनका उपयोग करती हैं, बिल्कुल सही बात है ये। अनुच्छेद 269 के अनुसार कुछ कर संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं, लेकिन इनका राजस्व राज्यों को सौंपा जाता है। तो भाई ये वही आर्टिकल है जिसमें हमारे केंद्र के पास विवेक होता है कि भाई वो किसको देना चाहेगा ये वाला कर, तो इसमें दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को वैधानिक अनुदान दे सकती है, बिल्कुल सही। प्राय वैधानिक अनुदान वित्त आयोग की अनुशंसा, दूसरा दिया है प्राय वैधानिक अनुदान वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को दिया जाता है, ये भी बात सही है। असल में एक होता है वैधानिक अनुदान और एक होता है विवेकाधीन अनुदान। जो वैधानिक निकाय है वो तो आएगा आर्टिकल 275 और जो विवेकाधीन होता है विवेकाधीन अनुदान तो ये आता है हमारा आर्टिकल 282। अब इनमें अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है जो वैधानिक निकाय होता है ये उस राज्य की आवश्यकता के अनुसार उसको दिया जाता है समेकित निधि से, ठीक है। और जो विवेकाधीन निकाय होता है ये बिना किसी आवश्यकता के किसी भी राज्य को केंद्र सरकार दे सकती है। अब मान लो भाई बीजेपी चल रही है केंद्र और राज्य में, तो भाई फर्स्ट प्रायोरिटी तो बीजेपी के लिए बीजेपी रहेगी ना कि वो वहां पर ही देगा उसका अनुदान। कांग्रेस को एक बार को ना भी दे पर बीजेपी को पहले देगा, तो वो 282 के अंडर आएगा। ओके, विवेकाधीन अनुदान। और एक होगा वैधानिक, जहां जरूरत होगी वहां देना पड़ेगा। ओके, तो दोनों करेक्ट होंगे इसमें। प्रश्न संख्या 16 में दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात। लोकसभा एक प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। भाई लोकसभा नहीं, पूरी संसद ही। ओके, तो
तो ये गलती हो गया हमारा। भाई कानून तो बना देगी संसद राज्य सूची के किसी विषय पर वो, लेकिन इसमें जो प्रस्ताव पारित होता है 249 के तहत, इसमें 1 वर्ष तक लागू रहता है। ओके, इसको ध्यान रखेंगे, 1 वर्ष तक लागू इसके तहत जब बनाया जाता है, तो इसमें होगा ओनली 1 करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ये करता है हमारा आर्टिकल 250। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 में दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258 ए के संदर्भ में कथन बताने हैं। यह भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करता है। पहला दिया है यह भारत के बाहर क्षेत्रों से संबंधित संघ अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करता है, नहीं, क्योंकि भाई 258 ए में यह कहा गया था कि जितने भी जो राज्य के आधिकारिक कुछ क्षेत्र है वे केंद्र सरकार को दे दिए जाएं, सारे ना लेके थोड़े बहुत जो मेन कार्यकारी शक्तियां हैं वे केंद्र को सौंप दी जाएं। ओके, दूसरा दिया है यह प्रावधान किया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, ये वाला सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 19 में दिया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय नदियों घाटी जल से संबंधित विवादों को न्याय निर्णय से संबंधित है? ये है हमारा आर्टिकल नंबर 262। एक है हमारा कावेरी जल विवाद, पता होगा आपको, और एक है हमारा कृष्णा जल विवाद। कावेरी नदी वाला किस किस के बीच में है? ये है कर्नाटक और तमिलनाडु। ओके, एक कृष्णा नदी वाला विवाद है, ये किस किस के बीच में है? यह है हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है? महाबलेश्वर से। ओके, याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। 20 दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अनुसार अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के मामले में संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकती है किसी भी विवाद के अधिनिर्णयन के लिए। सही बात, किसी अंतरराज्यीय नदी घाटी के जल के वितरण और नियंत्रण के लिए। ये भी सही कि कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा सिवाय संसद के। ओके, इसमें होंगे हमारे तीनों सही। 21 में दिया है जीएसटी के संदर्भ में कथन बताने हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही, क्योंकि भाई ये आर्टिकल 279 ए के थ्रू जोड़ा गया था। और कौन सा संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? हमारा जीएसटी 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। ओके, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, ये भी सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है। 22 में दिया है जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद बताने हैं। अनुच्छेद 246 ए, इस आर्टिकल में क्या है? यह हमारा सेंट्रल प्लस स्टेट की जितने भी जीएसटीज मतलब टैक्स वगैरह लगते हैं उनसे रिलेटेड है। 269 में क्या है? हमारे अंतरराज्यीय व्यापार से रिलेटेड। ठीक है, केंद्र द्वारा जो राज्य को कर बांटा जाता है। ओके, ये हो गया। और 279 में पता ही है जीएसटी परिषद की संरचना और गठन। ओके, तो तीनों हमारे जीएसटी से रिलेटेड हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भारतीय संविधान के संघ सरकार के लिए किन किन विशिष्ट निधियों का प्रावधान किया गया है? ये है संचित निधि भी है, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक निधि। अब देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं। ये आती है हमारी 266 1 में, और सार्वजनिक लेखा आती है आर्टिकल 266 2 में। ओके, और आकस्मिक निधि हमारी किस में आती है? ये आती है हमारी आर्टिकल 267 1 में। ओके, अब संचित निधि को देख लेते हैं। भाई ये वो निधि होती है जो हमारे करों से मतलब जितने भी टोटली कर हैं उनसे जो जहां पर जाकर जमा होते हैं वो संचित निधि है। आकस्मिक निधि वो होती है संचित निधि से निकाली गई एक एडवांस निधि होती है जो आकस्मिक आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा निकाली जाती है। आकस्मिक निधि जैसे कोरोना के टाइम पर, ठीक है, कोरोना जैसा टाइम आ जाए, बिल्कुल मतलब आपातकाल की स्थिति हो, उस टाइम पर आकस्मिक निधि से निकाला जाता है। और बाकी की जो हमारे वेतन भत्ते ये सारी चीजें हैं ये संचित निधि में होती है। जो भी हमारे बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए या इन सब के जितने वेतन हैं वे संचित निधि पे भारित हैं। और सार्वजनिक लेखा होते हैं हमारे, इसके द्वारा ही हमारा सारा जो लेखा जोखा है सरकार का वो एक क्या ना वही खाते में लिखा होता है। ओके, वो सार्वजनिक लेखा होता है। इसमें तीनों सही हो। अब देख लेते हैं संचित निधि के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 1 के अनुसार। ओके, तो एक गलती हो गया, इसमें भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व सम्मिलित है। ठीक है भाई, तो ओनली ए करेक्ट। 25 में दिया है भारत की संचित निधि में कोई भी धन संसदीय कानून के अनुसार विनियोजित किया जा सकता है। सही बात, भारत का सार्वजनिक खाता कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित होता है। ये भी सही, यानी कि दोनों पॉइंट सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सार्वजनिक खाते के राजस्व के स्रोतों में शामिल है भविष्य निधि,
बचत बैंक खाता और धन प्रेषण। विदेश ऋण नहीं है। ओके, यानी कि 1, 3, 4 यानी कि केवल 3 सही है। भारत के आकस्मिकता निधि के संदर्भ में इस निधि का उपयोग तत्काल अप्रत्याशित व्यय के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह निधि भारत के प्रधानमंत्री के अधीन है। नहीं भाई, ये राष्ट्रपति के अधीन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत, यानी कि सी सही। 28 में दिया है भाई, संचित निधि पर भारित है। बताया था आपको, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन है इसके ऊपर। राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये तीनों है। 29 में दिया, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित नहीं किए जा सकते। पहला दिया है, कोई विधेयक भारतीय आयकर अधिनियम में परिभाषित कृषि आय पद के अर्थ में परिवर्तन करता है। बिल्कुल सही भाई, मोस्ट सेंसिटिव मुद्दा है हमारा, कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ये तो किसी के हाथ में दिया नहीं जा सकता ना। कोई विधेयक उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनके आधार पर राज्यों को धन वितरित किया जाता है। बिल्कुल सही। तीसरा दिया है, कोई विधेयक संघ के उद्देश्यों के लिए राज्य करों पर भार लगाता है। ये भी सही है। ओके, कोई भी हमारा विधेयक ऐसा ना हो जो हमारे राज्यों के ऊपर एक तरीके से भारित हो जाए, कि मतलब उनके ऊपर पूरा प्रेशर आ जाए कि भाई इतना टैक्स ले रहे हैं, इतना वो करने हैं। ओके, तो तीनों सही है। अब देख लेते हैं, केंद्र और राज्य के संबंधों के संदर्भ में काला क्रम अनुसार लगाना है इन आयोगों को जो केंद्र और राज्य के संबंधों से रिलेटेड है। सरकारी आयोग कब आया था हमारा? 1983। ओके, राजमन्नाड़ 1969, पुंछी आयोग 2007, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973। अब लगा लेते हैं भाई, ये तीनों तो मेन से ही हो गए ना। सरकारिया सबसे पहले राजमन्नाड़ आया था, सरकारिया आयोग आया था भाई जब इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी क्रिकेट का, 1983। ओके, सरकारिया ऐसे ध्यान कर लेंगे तो देख लेते हैं, पहला कौन आता है? 2, यानी कि 2, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, अब देख लेते हैं, भाग पूछा है इसमें 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। बिल्कुल सही बात। इसमें आपातकाल नहीं, आपातकाल है हमारा भाग 18 में। ओके, 352, 356 और 360 वाले में। ओके, तो 2 इनकरेक्ट, यानी कि ओनली 1 सही। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 32 को देख लेते हैं। 371 ए, सबसे पहले कौन हुआ था? नागालैंड, यानी कि 4। सी यानी कि गै में हुआ था मणिपुर। गै में देखो, मैं ऐसे बनता है ना, गै ऐसे बनता है, तो गै में आ गया हमारा मणिपुर, एक डंडा लगाकर, तो यह आ गया हमारा मणिपुर। 371 एफ, देखो भाई एफ का मतलब होगा हिंदी में च। ओके, च से चम्मच और सिक्किम, एक जैसे से वर्ड है ना ये, तो ये 2 हो गया। और 371 जी बजा मिजोरम, जी जी से मिजोरम भी है, और मिजोरम में बीच में जेड आता है ना जी से, तो ये हो गया 3, यानी 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 33 में दिया है, भारत में केंद्र और राज्यों के संबंध में तनाव का मुख्य कारण क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति तथा उसकी भूमिका। सही बात भाई। अनुच्छेद 356 का अत्यधिक प्रयोग। 356 में है क्या भाई? इसमें है राष्ट्रपति शासन। ओके, मान लो भाई केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, तो भाई वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया, एक तरीके का केंद्र का ही शासन समझो ना, तो विरोधाभास हो जाएगा ना आपस में केंद्र और राज्यों के बीच में। राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का हस्तक्षेप, ये भी सही है, तो होगा आर्टिकल, तीनों सही होंगे। निम्नलिखित में से कितनी भारत के संघवाद को पोषित करने वाली संस्थाएं हैं? सर्वोच्च न्यायालय, वित्त आयोग, नीति आयोग, क्षेत्रीय आयोग, चारों ही है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसमें दिया है, अंतरराज्य परिषद के संदर्भ में अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही। सरकारिया आयोग, याद करो सरकारिया 1983 वाला, ने इसे स्थापित किए जाने के लिए सिफारिश की थी। बिल्कुल सही भाई। अंतरराज्य परिषद किससे रिलेट कर रही है? केंद्र और राज्य से रिलेट कर रही है। ओके, तो किस में आएगी भाई? केंद्र और राज्य से संबंधित ही हमारे सरकारी आयोग, तो दोनों सही होगा इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। पुंछी आयोग के बारे में बताना है, 2007 वाला, केंद्र और राज्य से संबंधित है। ये लिखा है, भारत सरकार ने इसे केंद्र और राज्य संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए गठित किया। बिल्कुल सही। 3 सदस्य थे, नहीं इसमें थे 5 सदस्य, तो ये हो गया गलती। और इसमें शायद से एक तो कोर्ट के जज थे इस आयोग में, कोर्ट के जज थे, एक आईपीएस थे, 2 सचिव थे इंडियंस के, और एक निदेशक थे किसी विश्वविद्यालय के। ओके, तो 5 ऐसे हो गए थे, 3, 4 और 5। ओके, यानी कि ओनली 1 करेक्ट। 37 में दिया है, राज्यपालों का चयन उनके गैर राजनीतिक व्यक्तित्व के आधार पर होना चाहिए। बिल्कुल सही होना भाई।
राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को राज्यपाल तक बढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात। राज्यसभा में सभी राज्यों के लिए समान सीटें होनी चाहिए, ये भी सही है भाई। परिसीमन आयोग यानी कि चारों सही है। अखिलेश सरकारी आयोग भाई फिर से आ गया 1983 वाला। राजमन्नार याद करो, एक राजमन्नार भी था, ओके, 1969 वाला। एक पुंछी आयोग याद करो, 2007 वाला। आनंद साहिब वाला याद करो भाई, 1973 वाला, ओके। तो इसमें क्या है, यह सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय आयोग था, बिल्कुल सही बात। तो भाई 1983 याद रखिए उसकी गठित हुआ आयोग। इसने वर्ष 1992 में अपनी रिपोर्ट दी, नहीं भाई, इसने दी थी 1988 में, ओके। तो ओनली 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 39 में दिया है, अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतरराज्य परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। आगे भाई रिपीट हुआ था, अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्त कर दिया जाना चाहिए, गलत बात भाई। कराधान की अवशिष्ट शक्तियां राज्य विधायिका के पास रहनी चाहिए, क्यों भाई, संसद के पास रहती है ना, तो ओनली मतलब केवल एक सही है। 40 में दिया है, फिर से सरकारी आयोग, इसके सिफारिश की थी कि राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, बिल्कुल सही। इसने सिफारिश की थी कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। जब तक दोनों केंद्र राज्य में समन्वय स्थापित नहीं होगा तो लागू कैसे होगी चीजें, तो दोनों सही हो गए। तो भाई देख लेते हैं, राजमन्नार आपको बताया था 1969, तमिलनाडु सरकार, सही बात है। इसने 7वीं अनुसूची के पुनः समायोजन और राज्यों के अवशिष्ट शक्ति की मांग की थी, बिल्कुल सही। और 7वीं अनुसूची में हमारी कौन कौन सी है, 3 होगी ना, संघ, राज्य और समवर्ती, ओके। संघ में 98, राज्य में 59 और समवर्ती में 52 विषय, तो इसमें दोनों करेक्ट हो गए। 42 को पढ़ लेते हैं, एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए, ओके। राज्यों के अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए, बिल्कुल सही भाई, की जानी तो चाहिए। राजमन्नार ने कहा ये बात, वैसे है तो संसद के पास ही, पर इन्होंने बोला कि भाई राज्यों को भी होनी चाहिए। वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए, बिल्कुल सही। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए, तो भाई इन्होंने अलग ही चीज दिया थी कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दो तुम, तो उन्होंने ये भी बात कही थी, हालांकि है अखिल भारतीय सेवाएं, तो इसमें चारों सही है। अब देख लेते हैं, अकाली दल प्रस्तुत आनंद साहिब संकल्प 1973 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रस्ताव में केवल राजनीतिक मुद्दे थे, नहीं भाई, इसमें राजनीति के साथ साथ धार्मिक मुद्दे भी थे, तभी तो इसका नाम है आनंदपुर साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। देखो सिखों से रिलेटेड हो रहा है ना, धार्मिक। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। इसने राज्य के लिए अवशिष्ट शक्तियों की मांग की, इसने भी की, ठीक है, इन्होंने भी मांग की थी और हमारी राजमन्नार जी ने भी मांग की थी, ओके। 1969 वाले, तो ये होगी इसमें हमारे ओनली 2 करेक्ट। ये पूछा है भाई, जीएसटी से रिलेटेड कौन सा संविधान संशोधन था, भाई 101 2016। इसमें पूछा है आंचलिक परिषदों के संदर्भ में बताना है। आंचलिक परिषदें मतलब क्षेत्र के हिसाब से, जो हमारे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो हमारी एक तरीके से परिषद, मान लो कि क्षेत्र की भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर राज्यों को अलग अलग बांट दिया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में के तहत 4 आंचलिक परिषदों को स्थापना की गई थी, 4 नहीं भाई 5 की गई थी, ओके। ये परिषदें सलाहकारी प्रकृति की संवैधानिक निकाय है, नहीं, सलाहकारी तो है बट संवैधानिक नहीं है, ओके। तो इसमें दोनों गलती हो गई, तो होगी इसमें न तो 1 और न ही 2। अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में कितने राज्य उत्तर आंचलिक परिषद से रिलेटेड है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, तीनों की संस्कृति लगभग समान है और भाषा भी समान है लगभग। उत्तराखंड की भाई अलग है, ओके, तो ये इसमें नहीं है, तो केवल 3। ये दिया है, पूर्वोत्तर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत की गई थी, सही बात है भाई। जिसमें ये आप कहते हैं नोट राज्य इधर वाले, ये वाले, जैसे यहाँ हो गया आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ओके। दूसरा दिया है, इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है, नहीं, इसका मुख्यालय है शिलोंग में, ओके। तो दूसरा गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट। 48 में दिया है 279 आएगा भाई, ये 4 वाले में, ओके। 281 वित्त वाला आएगा 3 में। 287 आएगा आपका बिजली पर करों में छूट, ओके। 285 आएगा आपका
संघ की संपत्ति राज्य कराधान से छूट। तो यानी क्या हो गया 4312, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के उद्देश्य है? ये है भाई राष्ट्र एकीकरण को साकार करना, सही। क्षेत्रवाद की भावना का शमन, सही। परियोजनाओं को सफल और तीव्र निष्पादन, ये भी सही। केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण रखना, भाई ये तो क्षेत्र के हाथ में है ही नहीं, तो यानी कि 1 2 3। ये है आंचलिक परिषदों की अध्यक्षता की जाती है गृह मंत्री द्वारा। अब देख लेते हैं संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल मतलब राष्ट्रपति आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 360, तीनों सही है। 52 में दिया है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत आपातकाल सही। आपातकालीन प्रावधान जर्मन वाइमर संविधान से लिए गए हैं, ये भी सही, दोनों करेक्ट। 53 में दिया है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि 352 की उद्घोषणा के आधार हो सकते हैं। बाहरी आक्रमण हो सकता है, युद्ध हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति नहीं। इसके तहत तो भाई राष्ट्रपति शासन लगता है ना, 356 वाला, तो होगा इसका 134, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। एक 1962 में लगा था, एक 1971 में लगा था आपको, और एक लगा था 1975 में। ये दोनों तो युद्ध के टाइम पे लगे थे, तो इंडिया चाइना हुआ था, ये वाला पाकिस्तान के साथ हुआ था, और 1975 वाला आंतरिक विद्रोह के कारण हुआ था। और उस टाइम पर हमारे राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन। ओके, इन्होंने 21 महीने के लिए लगाया था, 21 महीने के लिए आपातकाल, याद रखेंगे। पहला गलत हो गया भाई, पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में हुआ था, ये सही हो गया, तो ओनली ए। 55 में दिया है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अनिवार्य है, बिल्कुल सही। एक बार दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा की मंजूरी के पश्चात राष्ट्रीय आपातकाल 1 वर्ष तक नहीं भाई 6 माह तक जारी रहता है। हर 6 महीने में अनुमोदन लेना जरूरी है संसद का। ओके, तो होगा ओनली 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 56 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44 संविधान संशोधन 1978 ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया। भाई किया तो था, ये किया था 38वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। 44 में तो उसको मुक्त नहीं किया था, उसको न्यायिक समीक्षा के अंदर रख दिया गया था दोबारा से। ओके, तो ये गलत हो गया। मेनार्डवा मिल्स बना भारत संघ, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो भाई ये भी गलती हो गया। भाई सब सुधार कर करके 75 के बाद अगर सुधार होगा तो वो चुनौती नहीं के लिए थोड़ी हो गया, चुनौती दी जा सकेगी। अब राष्ट्रीय आपातकाल को भाई किस बेस पर कर रहे हो तुम आपातकाल? चलो राष्ट्रीय आपातकाल कर दे तो ठीक है, पर राष्ट्रपति का तो एक बार को मतलब संज्ञान में लाना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। 57 में दिया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताने, इसकी घोषणा निरसन हेतु संसदीय अनुमोदन अनिवार्य है। असल में अनिवार्य नहीं है, जब हमें हटाना होगा ना आपातकाल, तो जो राष्ट्रपति है वो जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह ले दे के वो हटा देगा। दूसरा दिया है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर आपातकाल हटाने का अधिकार है, ये वाला सही हो गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 58 में दिया है अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के आधार पर। बाहरी आक्रमण के समय सशस्त्र नहीं होगा, आंतरिक नहीं होगा। ओके, ओनली 1 करेक्ट। 59 में दिया है कथन एक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का केंद्र राज्य संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई पड़ता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर राज्यों की कार्यकारी सत्ता केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है, यानी कि ए असत्य आर सत्य। इसमें दिया है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल हर बार 1 वर्ष के लिए बढ़ जाता है, सही बात। राष्ट्रीय आपातकाल का राज्य विधानसभाओं के सामान्य कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई पड़ता है, जैसे सेंट्रल में हमारी संसद पर पड़ता है ना, लोकसभा पर, ऐसे ही हमारा स्टेट में विधानसभा के पास पड़ता है, तो यानी कि ओनली 1 करेक्ट। भाई 379 में पूछा है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने के लिए अधिकृत है सिवाय इनके लिए नहीं जा सकते, बाकी के लिए जा सकते हो। 359 20 और 21 दोनों है, ठीक है। ये संरक्षण वाला 20 और 21 दैहिक वाला, ओके, प्राण और दैहिक, तो इसमें होंगे दोनों सही। 62 में दिया है किस अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है, ये है 358 जो कि आर्टिकल 19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 63 में बोला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती, बिल्कुल सही बात। यदि कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश पालन करने के लागू करने में विफल रहता है, ये भी सही है। भाई दंगा फैल जाओ, कुछ लागू ही ना हो पाए, तो दोनों सही।
64 में दिया है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है भाई, तो ये गलत हो गया। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनिश्चित काल तक लगा सकता है, नहीं। अब हो गया ये भाई 6 माह तक, और हर 6 माह बाद अनुमोदन लेना आवश्यक है संसद का, तो दोनों इनकरेक्ट। ये राष्ट्रपति शासन की बात चल रही है 6 माह वाली, ओके। 65 में दिया है 356 के परिणाम बताने हैं राष्ट्रपति शासन के। राष्ट्रपति राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति अपने हाथ में ले लेता है, सही। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को निलंबित या भंग कर सकते हैं, सही। राष्ट्रपति राज्य के बजट व्यय वित्तीय मामलों को नियंत्रण कर सकते हैं। भाई जब पूरा राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो राष्ट्रपति के अनुसार ही होगा ना सब कुछ, तीनों सही। 66 में दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे है, नहीं भाई, न्यायिक समीक्षा के अंदर है। 44वां संविधान संशोधन 1978, हालांकि 38वां हुआ था जो 1975 में, उसके थ्रू तो कर दिया था परे, पर 44वां 1978 लाए थे, उसमें न्यायिक समीक्षा के अंदर हो गया था ये आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, ओके। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। पुंछ आयोग 2007 वाला, ओके। स्थानीयकृत आपातकाल के प्रावधान की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही बात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया है वित्तीय आपातकाल के बारे में बताना है। इस संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत नहीं साधारण बहुमत, ओके, अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, बिल्कुल सही। एक बार, तो ये गलत हो गया, हाँ सॉरी, एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है, ये वाला पॉइंट भी सही है, ये अनिश्चित काल तक रह सकता है लागू, ओके। वित्तीय वाला भी, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए में 2। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रपति किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा द्वारा रद्द किया जा सकता है, सही बात। दूसरा दिया है इसकी समाप्ति हेतु संसद की मंजूरी अनिवार्य है, नहीं। इसमें आपका जो आर्टिकल 360 का दूसरा पार्ट है उसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति जैसे उद्घोषणा लाता है वित्तीय आपातकाल लाने के लिए, ऐसे उद्घोषणा लाता है वित्तीय आपातकाल रद्द करने के लिए, दूसरी उद्घोषणा, ठीक है। तो केवल एक सही हो जाएगा इसमें। 69 में दिया है वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कथन बताने हैं। इसके लागू रहने के दौरान राज्य सरकार वित्तीय निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं रखती, बिल्कुल सही। इसके लागू रहने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी नहीं की जा सकती है, ओके, तो ओनली 1 करेक्ट। 70 में दिया है राष्ट्रीय आपातकाल, ओके, यह प्रावधान संकट के समय अराजकता को रोकने और देश के संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है, सही। यह संकट की स्थिति में शक्ति के केंद्रीकरण की अनुमति देता है जिससे प्रभावी शासन सुनिश्चित होता है, बिल्कुल सही बात। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति 356 और वित्तीय 360, तो इसमें दोनों करेक्ट। 71 में दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, सही। भारत में आज तक कभी वित्तीय का आपातकाल नहीं लगा, ये भी बात सही है, तो दोनों सही हो गए। 72 में दिया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं केवल मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर, बिल्कुल सही। केवल प्रधानमंत्री की लिखित अनुशंसा पर नहीं, तो ओनली 1 करेक्ट। अब देखते हैं 73 में दिया है वर्तमान में अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन, ओके, राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है अधिकतम 3 वर्ष के लिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तो अनिश्चित काल तक था भाई ये, ओके, और फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मैक्सिमम 3 साल के लिए कर दिया गया, ओके। और हर 6 माह में 6 माह के बाद अनुमोदन लेना आवश्यक है संसद द्वारा, ओके। तो भाई 353 में है आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। 355 में है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना और संघ के कर्तव्य है 355 में। 358 में है आपके आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का प्रावधान, और 360 में वित्तीय आपातकाल यानी 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भाग 10 में क्या है हमारे SC ST, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 11 में कौन से हैं भाई संघ और राज्यों के बीच में संबंध, 1। 17 में क्या है राजभाषा यानी कि 2। 18 में क्या है आपातकाल यानी कि 4, यानी कि 3124, किसमें है भाई ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। प्रैक्टिस करते रहिए आप लगातार, पेपर तक आप इतने टेस्ट लगा लिए ना, मतलब आपको टिप्पे हो जाए सारी चीज। चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ओके, और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।